नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव, एक पूर्व सैनिक और सेना के बारे में आज बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग में सेना के प्रतिनिधि क्यों नहीं है। दोस्तों, ये गंभीर सवाल है। जिस जवान के कंधे पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उसकी तनख्वाह, पेंशन और भत्तों का फैसला करने वाली टेबल पर उनकी अपनी आवाज ही न हो, तो क्या यह सवाल उठना स्वाभाविक नहीं है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस आयोग में भारतीय सेना के तीनों अंगों की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की आवाज पर्याप्त रूप से शामिल है? और अगर नहीं, तो आखिर क्यों नहीं? एक सैनिक की नौकरी किसी सामान्य सरकारी नौकरी जैसी नहीं है दोस्तों। वो वारंट पे साइन करता है, अपनी डेथ वारंट के ऊपर। पहला एक प्रोफेशन है भारत के अंदर जो एक भारत का सिटीजन डेथ वारंट पे साइन करता है जब भर्ती होता है, वो चाहे वो अफसर काडर से हो, चाहे वो जवान से हो। दोस्तों, जहां एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीता है, वही सैनिकों को भी बर्फीली चोटियों पर तैनात होना पड़ता है, जहां पे -50, -60। तो कभी रेगिस्तान की गर्मी में त्योहार या परिवार की कोई खुशी नहीं वो शामिल हो सकता दोस्तों। और वहां पे टेम्परेचर +50, 55, 60। दोस्तों, सीमा पर खड़ा जवान अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। और सबसे बड़ी बात, उसका करियर भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। वो बहुत यंग एज में बाहर आ जाता है। और अभी तो अग्निवीर आ गई, 4 साल की नौकरी से 70%, 75% फौज से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। केवल 25% को रिटेन किया जाएगा। इसलिए सैन्य वेतन और पेंशन तय करते समय सिर्फ आंकड़े नहीं, सैनिकों की पूरी सेवा परिस्थितियों को समझना जरूरी है। वो वही समझ सकता है जो सेना में नौकरी कर चुका है। तो भारतीय सेना के जवानों का, सेवारत और पूर्व सैनिकों का एक ही सवाल है कि इस वेतन आयोग में तीनों सर्विसेज से कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं लिया गया। दोस्तों, यही वजह है कि ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन और दूसरे सैन्य लाभों को लेकर वर्षों से बहस होती आ रही है। पूर्व सैनिकों की बड़ी चिंता यह रही है कि उनकी वास्तविक समस्याएं नीति बनाने वाली प्रक्रिया में पर्याप्त मजबूती से सामने नहीं आती दोस्तों। और अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है, क्या सैन्य प्रतिनिधित्व को और मजबूत किया जाना चाहिए? क्योंकि वेतन आयोग सिर्फ वेतन तय करने वाली संस्था नहीं है दोस्तों। इसके फैसले आने वाले वर्षों तक लाखों सैनिकों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अग्निवीर योजना को लेकर भी देश में लगातार बहस चल रही है। 4 साल की सेवा के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को बाहर होने का सवाल उठ रहा है दोस्तों, जगह जगह। या फिर उनका भविष्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा। इन सभी सवालों पर सरकार और सेना के भीतर की लगातार चर्चा की जरूरत है। हालांकि भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने 50% रिजर्वेशन सीएपीएफ में, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा 20% रिजर्वेशन ये पहले ही घोषित कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अग्निवीरों को कोई बाहर आकर के दिक्कत होगी दोस्तों। बल्कि बहुत से लोग तो अब सेना में रुकना ही नहीं चाहते। जो 25% का फिगर है, जो रिटेंशन, एक बार सब लोग बाहर आएंगे, फिर 25% को सेना रिकॉल करेगी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों। क्योंकि सेना में आने वाला युवा सिर्फ नौकरी नहीं चुनता दोस्तों, वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल देश की सेवा को देता है। मैंने कहा ना, डेथ वारंट पे साइन करता है दोस्तों। ये अकेला एक प्रोफेशन है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए मांग सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि वेतन बढ़ा दिया जाए। मुद्दा यह है कि क्या सैन्य सेवा की विशिष्ट परिस्थितियों को समझने वाली आवाज नीति निर्माण की मेज पर पर्याप्त मजबूती से मौजूद है या नहीं। अगर सैन्य की वास्तविक परिस्थितियों को समझने वाला प्रतिनिधित्व मजबूत होगा तो फैसले भी ज्यादा व्यवहारिक हो सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर देश अपने सैनिकों से सबसे कठिन परिस्थितियों में सर्वोच्च बलिदान की उम्मीद करता है, यानी देश चाहता है कि हर सैनिक, पाकिस्तान हो, चाइना हो, उग्रवाद हो, किसी भी फ्रंट पे कमजोर ना मिले और तत्पर अपनी जान देने के लिए तैयार, अगर देश चाहता है, तो दोस्तों क्या उसकी वेतन, पेंशन और सम्मान से जुड़ी नीतियों में भी उसी गंभीरता से उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए या नहीं, बताइए? या फिर हर बार जवान को अपनी बात मनवाने के लिए अदालतों और आंदोलनों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे ओआरओपी के लिया था दोस्तों। ओआरओपी का जब एजिटेशन स्टार्ट हुआ, हमारे सैनिकों ने अपने मेडल जमा किए थे, वो आज तक उनको वापस नहीं मिले हैं। वो मेडल कोई एक मेटल का राउंड कोई सिक्का नहीं है दोस्तों, वो उन द्वारा अर्न किया गया है। एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना मुश्किलातों में, सालें मुश्किलातों में उन्होंने जीवन जिया है,
तब उनको मेडल भारत सरकार ने दिए थे। दोस्तों सवाल यह है अब कि जिस सैनिक के हाथ में देश की सुरक्षा है, क्या नीति बनाने की मेज पर भी उसके लिए एक मजबूत कुर्सी होनी चाहिए? मैं आपके कमेंट्स में इंतजार करूंगा कि क्या भारतीय सैनिकों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण कुछ उनको नुकसान हो सकता है, या उनकी बातें व्यवहारिक रूप से वहां कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके ऊपर आपके कमेंट्स की मैं इंतजार करूंगा। हम उम्मीद करते भारतीय सरकार से कि सैनिकों के साथ में न्याय हो इस 8वें वेतन आयोग में। सेवारत सैनिकों का और पूर्व सैनिक बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट से। सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन मैडम की तरफ से भी हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना को उचित सम्मान मिलेगा इस 8वें वेतन में। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।